राम राम एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी का वेदांत एकेडमी इंदौर और अंकुरन इंस्टीट्यूट में। हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वर्ग 2 में हम जो 2018 में पेपर कंडक्ट हुए थे वो हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला पेपर 24 फरवरी 2019 सुबह की शिफ्ट का 9:30 बजे वाली शिफ्ट का। इसमें हम देखें मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आप लोगों को एक मोटा मोटा अंदाजा ये होगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमें अपनी तैयारी को कहां पर ले जाना है, किस लेवल तक हमें अपनी चीजें तैयार करनी है। क्योंकि देखो इस बार जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 120 हैं और पहले जो क्वेश्चंस थे वो थे 60। तो 60 और 120 क्वेश्चन में लेवल में अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो आप लोग अपनी तैयारी को लेवल से लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि जब यहाँ पर चीजें बढ़ेंगी, जब यहाँ चीजें बढ़ेंगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ेंगे तो लेवल अपने आप अप हो जाएगा। इसलिए हमें भी ध्यान रखना है, हमें अपनी तैयारी में लेवल को थोड़ा सा ऊपर करके रखना है। 60 क्वेश्चन पूछना और 120 क्वेश्चन पूछना, डेप्थ अपने आप बढ़ जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं हम। जो पिछले पेपर हैं वो एक एक करके हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्णांक के संबंध में सही है, सत्य है। ऑन मल्टीप्लाइंग, निम्नलिखित में से 0 के साथ किसी भी पूर्णांक को गुणा करने पर हमें 1 प्राप्त होता है, गलत। हमें प्राप्त होता है 0। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो पूरी तरह से क्या हो रहा है, गलत। तो पहला वाला गलत। अगला क्या बोल रहा है, ऑन मल्टीप्लाइंग एनी इंटीजर विद इट्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वी गेट 1। किसी भी पूर्णांक को उसके गुणात्मक तत्समक से के साथ गुणा करने पर हमें 1 प्राप्त होता है। नहीं, वही संख्या प्राप्त होती है गुणात्मक तत्समक के साथ में, वही संख्या प्राप्त होती है। तो सेकंड भी क्या होगा, गलत। ठीक है। अगला, प्रत्येक पूर्णांक के लिए 0 एक योगात्मक प्रतिलोम है। नहीं, योगात्मक प्रतिलोम में योग करके 0 हो जाता है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। लास्ट अब अपने आप सही होगा। 0 को छोड़कर किसी भी पूर्णांक को उसके योगात्मक प्रतिलोम से विभाजित करने पर हमें -1 प्राप्त होता है। निश्चित रूप से योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, जैसे a एक नंबर है तो इसका जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो होगा -1। तो a को -a से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, ऐसा वो बोल रहा है। और आपको देखना है तो डिटेल में जो पूरा समझाया गया है, ऐप पर भी डला हुआ है पूरा और यूट्यूब पर भी धीरे धीरे हम उसको डालते रहेंगे। आपको पूरा डिटेल में जब पूर्णांक संख्याएं समझाई हैं वहां पर सारी चीजें, ये जो आइडेंटिटीज हैं ये समझाया है। और यूं अगर बताया जाए तो आपको 7th क्लास का चैप्टर 1 है, वहां पर ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ये तत्समक मिल जाएंगे और योगात्मक और गुणात्मक दोनों मिल जाएंगे, प्रतिलोम भी दोनों मिल जाएंगे वहां पर। वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया है 7th क्लास से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर बनेगा डी। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 1368 रुपए की धनराशि 24 लोगों के बीच में वितरित की जाती है तो प्रत्येक व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी। तो 1368 को बांटना है 24 लोगों में, बराबर बराबर बांटना है। तो आप भाग लगा दोगे 1368 में 24 से भाग लगाओगे, 24 पंजे 120, बचेगा 16, 168। तो 24 अट्ठे हो जाएगा, 24 सत्ते हो जाएगा 168। तो हर एक को कितना मिलेगा, 57, 57 मिलेगा, 57 मिलेगा। ऑप्शन नंबर किस में दे रहा है, 4 में। चलते हैं अब आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, एक ग्राफ शीट पर एक आंकड़ा दे रहा है हमें। ग्राफ शीट पर कोई आंकड़ा बना हुआ है, उसमें से वो हमसे बोल रहा है कि इस ग्राफ शीट में क्या है, 12 वर्गों को पूरी तरह से वो भरता है। जो 12 स्क्वायर हैं उनको वो पूरी तरह से भर देता है। उसके बाद क्या करता है, 7 वर्गों को आधा भर देता है। 12 को भरेगा तो ये कंप्लीट हो जाएंगे, 7 को कैसा भर रहा है, आधा। तो इनको अपन पूरा कितना मान के चलें,
3, तो कुल क्षेत्र ज्ञात करें। कुल कितना क्षेत्र हो जाएगा? 12 क्षेत्र ये हो गया, 3.5 ये हो गया, कुल हो जाएगा 15.5 या 15.5 यूनिट। 15.5 यूनिट, 9.5 नहीं, 13.5 नहीं, 15.5, 15.5 यूनिट से हमारा काम हो जाएगा। अब चलेंगे आगे क्वेश्चंस पर। आगे क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? आगे क्वेश्चन बोल रहा है हमसे अगला, अ फ्लोर 4 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा एक फर्श नीले, हरे और लाल रंग के वर्गाकार टाइलों से ढका हुआ है। फर्श का 1/4 भाग 10 सेंटीमीटर की भुजा वाले नीले टाइलों से ढका हुआ है। इसमें बनाने की हम कोशिश करते हैं। ये 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट में से ये बना हुआ है 4 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा। फर्श एक नीले, हरे और लाल रंग के वर्गाकार टाइलों से, ब्लू लिया है, और नीले, हरे, ग्रीन और रेड से ढका हुआ है। अब जो हिस्सा ढका है यहीं पर बना लेते हैं सिंपल, ब्लू, ग्रीन और रेड ढका हुआ है। फर्श का 1/4 भाग, 1/4 पार्ट जो है वो किससे है? ब्लू से है। तो इसमें कितना आ रहा है? 1/4 पार्ट आ रहा है। इसमें टाइल की लंबाई कितनी है? 10। और डाटा क्या दे रहा है? फर्श का एक अन्य 1/4 भाग हरे रंग से, इसमें भी कितना आ रहा है? 1/4 पार्ट आ रहा है ग्रीन कलर से। और इसमें टाइल की लंबाई कितना ले रहा है? वो ढका हुआ है 15 सेंटीमीटर, इसमें 15 सेंटीमीटर। और फिर क्या बोल रहा है? शेष 20, मतलब 1/4 आधा, और ये बचेगा आधा पार्ट। आधा पार्ट किससे? रेड टाइल से, और उसकी साइड दे रहा है 20 सेंटीमीटर। अब क्या जानना चाहता है? वो बोल रहा है उपयोग किए गए नीले और लाल, नीले और लाल, वो किसका यूज कर रहा है? वो कर रहा है नीले का, और रेड यहां से, इन दोनों का यूज कर रहा है। 10 सेंटीमीटर की टाइल और 20 सेंटीमीटर, आधे पर 20 सेंटीमीटर की टाइल और 1/4 पर 10 सेंटीमीटर की टाइल। अब पूरा है कितना? 400 और 300 सेंटीमीटर में है ये, तो पूरा सेंटीमीटर में करना पड़ेगा हमें। 400 और 300 कितना हो जाएगा? 4 तिये 12, जीरो कितने आ जाएंगे? 4। तो यहाँ का क्षेत्रफल कितना बनेगा? आधा, मतलब 60,000। यहाँ का क्षेत्रफल बनेगा आधा, मतलब 60,000। वो भी किससे? 20/20 की कितनी टाइल्स? n टाइल्स लगी ऐसी, 20/20 की n टाइल्स लगी। और यहाँ कितना आएगा? 1/4, इसमें 4 से भाग लगाओगे तो ये आ जाएगा 30,000। ये 30,000 में क्या लगा? 10/10 की n टाइल्स, या कुछ भी मान लो, दूसरा कुछ भी मान लो, 10/10 की k टाइल्स लगी। ये 2 जीरो हटा दो, 2 जीरो हटा दिए। यहाँ कितना? दोनों जीरो हटा दो, दोनों जीरो हटा दिए। 4 से लगाओगे ये हो जाएगा 15 बार। 150 यहाँ और 300 यहाँ। वो क्या पूछ रहा है? टाइलों की संख्या ज्ञात करें। अलग अलग संख्या पूछ रहा है। सबसे पहले नीले वाले 300, फिर लाल वाले 150, नीले वाले 300, लाल वाले 150, 300 और 150, यही दे रहा है, पहले ही ऑप्शन में दे रहा है। ये अपना आंसर बन जाएगा। इस तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चंस वो पूछा है, और अच्छे क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस की देखते ही हो जाएं, या सीधे हमें बुक से देखने को मिल रहे हैं। बुकिश क्वेश्चंस ज्यादा देखने को नहीं मिले हैं। 3-4 क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस किए हैं उसमें से। उम्मीद है ये क्लियर होगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, अगला प्रश्न हमसे फिर पूछ रहा है एज से। क्वेश्चन दे रहा है राहुल, रोहन और राम की आयु 10, 6 और 13 है। उनकी आयु का योग राजीव है। तो राजीव क्या हो जाएगा? राजीव हो जाएगा 10, 6, 16 और 13, 29। ये हो गया राजीव। अब क्या बोल रहा है? सीमा राजीव से 5 वर्ष बड़ी है। तो सीमा कितना हो जाएगी? सीमा हो जाएगी 5 बढ़ा दो 29 और 5 34, ये सीमा है। 3 वर्ष बाद सुमा,
3 वर्ष बाद सुमा की आयु बतानी है, तो रिक्वायर्ड है, ये तो बोनस था, 34 + 3 34 और 3 क्या हो जाएगा 37। हो सकता है आने वाले तूफान का इंडिकेशन हो इतना सिंपल क्वेश्चन, तो इसका आंसर बनेगा 37। सभी का कॉन्फिडेंस हाई। चलते हैं अब आगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बनेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आ गया पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी। फॉर्मलिज्म, फॉर्मलिज्म क्या होता है? फॉर्मलिज्म, यूं तो हम बात करें जनरली जो टर्म है फॉर्मलिज्म, ये लिटरेचर में यूज किया जाता है। लिटरेचर में कैसे यूज किया जाता है? लिटरेचर में यूज किया जाता है ये, पहले जो बुराई चलती थी ना, बुराई जो चलती थी या लिटरेचर पर कटाक्ष यदि करना होता था तो व्यक्ति पर कटाक्ष किया जाता है। जैसे पॉलिटिक्स में हम देखने लगते हैं कभी कभी कोई भी पॉलिटिशियन अपने विचारों को लेकर आगे आता है तो उसके विचारों को छोड़कर उसके पर्सनल लाइफ पर अटैक किया जाता है। तो जो हिस्टोरिकल चीजें होती थी उससे आगे बढ़ के फॉर्मेलिज्म में क्या देखा जाता है? फॉर्मेलिज्म में देखा जाता है लिटरेचर में, उसका जो टेक्स्ट है, अपीयरेंस है, ग्रामर है, जो ऊपर की चीजें हैं उन चीजों को देखा जाता है बजाय किसके? हिस्ट्री के। तो ये फॉर्मेलिज्म होता है। लेकिन मैथ्स में अगर हम बात करें, मैथ्स में फॉर्मलिज्म क्या होता है? मैथ्स में फॉर्मलिज्म होता है मैनिपुलेशंस का ऑर्डर, निश्चित क्रम जिसकी सहायता से तर्कों को गढ़ा जाता है। फॉर्मलिज्म फॉर्म किया जाता है, तर्कों को गढ़ा जाता है जुगाड़ों की सहायता से। हाँ, एक तुक ये मिला, फिर एक तुक मिला, फिर एक तुक मिला, फिर एक तुक मिला और लास्ट में जाके हमने क्या कर दिया? एक तर्क दे दिया, ऐसा होता है इसलिए ऐसा ये फॉर्मलिज्म कहा जाता है। ये तो थी क्वेश्चन की बात। अनदर नेम फॉर फॉर्मलिज्म, इसका पर्याय क्या होगा? इसका पर्याय अगर हमें जानना है, जैसे फॉर्मलिज्म हमने जाना वैसे ही हमें जानना पड़ेगा जो अदर वर्ड्स दे रहा है उनके डेफिनेशंस भी हमें पता होना चाहिए। अदर वर्ड्स में हमें क्या क्या दे रहा है? सबसे पहले एब्स्ट्रैक्शनिज्म दे रहा है, अमूर्त चित्रण। अमूर्त चित्रण क्या होता है? अमूर्त चित्रण होता है जैसे आपको समझाया जा रहा है, आपसे बोला बेलन का आयतन, आपने बेलन बनाया दिमाग में और बेलन का आयतन आपने क्या सोच लिया? πr² एच। आप ज्यामिति को किस में ले जा रहे हो? धीरे धीरे बीजगणित में ले जा रहे हो। आपको कुछ भी बोला, आप किस में चलते जा रहे हो? ठोस से चल रहे हो, किस में? अमूर्त बीजगणित में, क्योंकि बीजगणित अमूर्त है, ठोस तो आप फिर भी देखते हो। तो इसे कहा जाता है क्या? अमूर्त चित्रण या एब्स्ट्रैक्शन। और ये सामान्यतः जो एब्स्ट्रैक्शन की बात है ये देखने को मिलती है अरस्तु के टाइम से, एरिस्टोटल के टाइम से। तो ये तो इसका मीनिंग नहीं है। अब आता है डिडक्टिविज्म। डिडक्टिविज्म क्या होता है? डिडक्टिविज्म होता है कि हम धीरे धीरे डिडक्ट करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। हम किसके पास पहुंच रहे हैं? काफी सारी चीजें हमने देखी और उनके हिसाब से हम धीरे धीरे कम करते करते हम नियम की तरफ या निष्कर्ष की तरफ या तर्क की तरफ हम पहुंच रहे हैं। और यही क्या है? फॉर्मलिज्म में था कि हमने जो सेंटेंसेस सुने उसके आधार पर मैनिपुलेशन सुनी, उन मैनिपुलेशंस को क्या किया हमने? इकट्ठा करके हम कहां पहुंच रहे हैं? अपने तर्क पर पहुंच रहे हैं। वैसे ही डिडक्टिविज्म होता है, जैसे आपसे बोला गया कुत्ते के 4 पैर होते हैं, फिर एक जगह कुत्ते के 4 पैर, तो फिर बोला निष्कर्ष के तौर पर क्या बोला? आपके पास जो कुत्ता है उसके भी क्या होंगे? 4 पैर होंगे। तो ये किसके आधार पर बोला? और पहले से जो कुत्तों के 4 पैर थे उनके आधार पर वो ज्ञान था, उसके आधार पर बोला, डिडक्ट करके बोला, इसमें निष्कर्ष निकालकर बोला कि आपके कुत्ते के भी 4 पैर होंगे। इसीलिए क्या होगा? फॉर्मलिज्म के समान लगभग वैसा बन रहा है। और दूसरे क्या है? लॉजिसिज्म क्या होता है? लॉजिसिज्म मानकर चले जो गणित होता है, गणित को पूर्ण रूप से तर्कपूर्ण माना जाता है, तर्क आधारित माना जाता है, तर्कणा मानी जाती है गणित में संपूर्ण रूप से। तो जो गणित के तथ्य होते हैं वो तर्कपूर्ण होते हैं, उसी को लॉजिसिज्म कहा जाता है। फिर है इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन होता है जो मैथ के थ्योरम्स हैं या जो क्वेश्चंस वगैरह हैं उनको
प्रूव करने की या सॉल्व करने की जो टेक्निक होती है उसे कहा जाता है इंडक्शन। तो अपना आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है बहुपद px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी का शून्यक रूट्स दे रहा है और ए और बी की वैल्यू पूछ रहा है। और रूट्स का मतलब क्या होता है हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, व्यापम में भी पढ़ाया है और जो हमारा बैच है वहां पर भी हमने पढ़ाया है, दोनों जगह बताया। रूट का मतलब होता है, शून्यक का मतलब होता है ये इसमें डाल दोगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यही शून्यक का मीनिंग होता है, इसीलिए इसको शून्यक कहा जाता है। तो -2 इसमें डालोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। -2a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, या इसे हम बोले ये क्या हो जाएगा 2a माइनस बी इज इक्वल टू 4, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 4। अगला क्या है, आगे वो बोल रहा है 3 डाल दो, -3 डाला तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 3a प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसे लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 3a माइनस बी इज इक्वल टू 9। अब देखें इसे, इसमें से इसे घटा दें, क्या बचेगा, a बचेगा और 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा। क्या पूछ रहा है हमसे, दोनों की वैल्यू पूछ रहा है। 5 कहीं पर भी डाल दो, 5 कहाँ डाल दें हम, 5 डाल देते हैं यहाँ डाल देते हैं, 5 दिए 15 और ये 15 में से कितना घटाएं 9 आ जाए, तो 15 में से 6 घटा दो 9 आ जाएगा। a बराबर 5 b बराबर 6, a बराबर 5 b बराबर 6, ऑप्शन नंबर बी में हमें दिख रहा है, ये हमारा आंसर बनेगा। बस इसमें बेसिक के तौर पर, कंसेप्ट के तौर पर हमें क्या ध्यान रखना है कि शून्यक का मतलब होता है इक्वेशन में उन वैल्यूज को डाल दो वो 0 हो जाएगा, इसीलिए इन्हें जीरोस कहा जाता है, शून्यक कहा जाता है। चलते हैं हम आगे। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विनिमय गुण का पालन करता है। पहले ही लेक्चर में क्रम विनिमय पढ़ाया है आप लोगों को। क्रम विनिमय क्या बोलता है, क्रम विनिमय बोलता है कि ऑर्डर अगर चेंज कर दें तो आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑर्डर चेंज करने से आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखो यहां पर अगर ऑर्डर चेंज करोगे, आप यहां पर ऑर्डर चेंज करोगे तो पहले 25 में से 35 घटाओगे माइनस का आ जाएगा, जो भी आएगा माइनस आ जाएगा, फिर उसमें से घटाओगे वो कहानी आंसर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जो लिखा जाता है वो इस तरह से ना लिखकर किस फॉर्म में लिखा जाता है, वो लिखा जाता है बीच में जो साइन है उसके आगे पीछे अगर नंबर्स को कर दिया जाए तो आंसर सेम रहे। जैसे हमारा सेकंड ऑप्शन दिख रहा है a प्लस बी और b प्लस ए, इसमें सिर्फ क्या कर रहा है वो क्रम चेंज कर रहा है, और इसमें क्या चेंज कर रहा है वो साइन चेंज कर रहा है, इसमें वो ब्रैकेट चेंज कर रहा है, और ब्रैकेट चेंज करना होता है साहचर्य का नियम। तो यहां ये क्रम विनिमय ना होकर ये क्या है साहचर्य, ये साहचर्य का नियम, ठीक। ये तो बिल्कुल ही पालन नहीं कर रहा है, माइनस में पालन करता भी नहीं है। a इंटू बी प्लस सी, ये हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण का नियम। ये 3 नियम पढ़ाए गए हैं पहले ही लेक्चर में, हमने इनको समझाया है, आप लोग देख लेना। तो इसमें से फॉलो किस में हो रहा है, सेकंड वाले में ही फॉलो हो रहा है, वो हमारा आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन संख्या के संबंध में सत्य है। प्रत्येक संख्या का घटक होता है, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 1, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 1। ये भी किस क्लास से पूछ रहा है आपको बताएं, ये पूछ रहा है 6th क्लास से। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था ना वो भी 6th क्लास से था, जो हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं इसलिए हम बोल पा रहे हैं कि ये किस किस क्लास से है। ये लिया है आपको 6th क्लास से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संख्या के संबंध में सत्य है। प्रत्येक संख्या का एक का घटक होता है, नहीं, गलत है। 2 इज द ओनली ऑड प्राइम नंबर, 2 एकमात्र विषम अभाज्य संख्या है, 2 एक सम संख्या है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, बिल्कुल ठीक है।
1 is a prime number, 1 is neither a prime number nor a composite number। एक ना तो भाज्य ना अभाज्य, दो सम संख्या है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन गलत है। एक फैक्टर नहीं होता, एक के फैक्टर नहीं होते, एक के तो गुणज होते हैं। हमने दो चीजें एक साथ पढ़ाई हैं, उसमें पढ़ाया है गुणज और गुणनखंड, गुणज और गुणनखंड। और इसी में कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए जो डिफरेंसेस बताए हैं, 8 से 9 प्रॉपर्टीज बताई हैं, अगर वो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ये क्लियर है, ये सेंटेंस पूरी तरह से गलत है। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 1, वे का फैक्टर नहीं होता है, एक का गुणज होता है, फैक्टर नहीं होता है, एक का गुणज होता है। और हर संख्या के फैक्टर में एक आता है, इसका अपोजिट भी हम बोल सकते हैं, हर संख्या के फैक्टर में एक आता है। तो आंसर कौन सा बनेगा? दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और ये एज इट इज लिखा हुआ है 6 क्लास के चैप्टर नंबर 3 में, जहां 3 या 4 है संख्याओं से खेलने का, जहां पर है अभाज्य संख्याएं जहां पर डिस्क्राइब की हैं, वहां पर क्लियर फैक्ट के तौर पर इसको लिखकर बोल्ड करके दिया है, पढ़ सकते हैं आप। चलते हैं हम आगे। मजेदार क्वेश्चन। फ्रॉग, एक मेंढक कुएं में गिरता है और वो ऊपर चढ़ने के लिए, कुआं कितना गहरा? 12 मीटर गहरा कुआं है, में गिरता है। वह बाहर निकलने की कोशिश करता है, प्रत्येक बार जब वह कूदता है तो 3 मीटर ऊपर पहुंचता है, और उसी मिनट में, ध्यान रखना उसी मिनट में, लेकिन कुआं में फिसलन वाली दीवार के कारण 2 मीटर नीचे आ जाता है। तो अल्टीमेटली वो 1 मिनट में जा कितना रहा है? 3 गया, 2 वापस, पहुंच कितना रहा है? 1। अब 1 पहुंच रहा है तो 8 मीटर पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा? 8 मिनट लगेगा। 8 मिनट में कितना पहुंच जाएगा? 8 मीटर। जैसे ही 9 मिनट होगा तो 9 मिनट में वो पहले कहां पहुंचेगा? वो पहुंचेगा 8 और 3 11 और वापस आ जाएगा 9। ये कहानी है किसकी? 9 मिनट की। 9 मिनट में वो पहले पहुंचेगा, 11 पर 3 मीटर ऊपर गया और 2 मीटर खिसक गया, ये 9 पहुंच गया। 10वें मिनट में क्या होगा? वो 9 मीटर से कहां पहुंचेगा? 9 मीटर से जाएगा वो, पहले जाएगा वो 12 मीटर पे और फिर वापस आएगा। फिर वापस क्यों आएगा भाई साहब? वो पहुंच चुका है, उसको 12 मीटर ही बाहर निकलना था। 9 से 12 पर जैसे ही पहुंचा फिसलेगा, क्यों? जब ऊपर पहुंच गया तो ऊपर पहुंच गया, तो 10वें मिनट में वो सीधे क्या होगा? 12 मीटर पर पहुंच जाएगा। उससे पहले जब नीचे था तब ऊपर नीचे की कहानी चल रही थी, लेकिन जब वो बिल्कुल ऊपर होगा, पहुंच जाएगा, फिर वो नीचे नहीं फिसलेगा। तो लॉजिकली इसका आंसर आ जाएगा 10 मिनट, ना कि 12 मिनट। नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना। आंसर लगाने से पहले हाँ लगा देते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग तब आना चाहिए जब आप ऑप्शंस हटाना सीख जाओ, और ऑप्शंस हटाना सीखोगे आप तब जब आपका बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपन आगे। ट्राइंगल LMN में एंगल M इज इक्वल टू 70 डिग्री और दो भुजाएं बराबर दे रहा है। देखो दो भुजाएं बराबर दे रहा है मतलब समद्विबाहु त्रिभुज वो बना रहा है। समद्विबाहु त्रिभुज हम बना लेते हैं, M कॉमन है, ये L और ये N, ये भुजाएं दोनों बराबर हैं। अब आप लोग ध्यान रखना, दो भुजाएं अगर बराबर हैं तो दोनों कोण भी बराबर होंगे। ये x होगा तो ये उनके संगत कोण ये भी x होगा। और m कितना दे रहा है हमें? m दे रहा है 70, और एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। जब 70 हटा दिया, क्योंकि 70 तो अलॉट कर चुका है, तो ये दोनों x के पास कितना बचा? इन दोनों x के पास बचा 110। 2 से भाग लगाओगे ये आ जाएगा 55 डिग्री, 55 डिग्री। 55 डिग्री ऑप्शन नंबर 2 में है, ये आंसर हो जाएगा। चलेंगे आगे, सिंपल क्वेश्चन है ज्योमेट्री का। अगला सवाल, अगले सवाल में क्या बोल रहा है? y इज इक्वल टू 7/2x प्लस 5। y बराबर ये दे रहा है, कौन सा समीकरण? y बराबर 7/2x धन 5 का हल नहीं है। बस वैल्यू डालोगे अपने आप आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू डालते जाना, x की वैल्यू डालते जाना, y की वैल्यू आते जाएगी। x की डालोगे, जैसे यहां से 4 डालोगे, 4 डालोगे तो 2 से काटोगे, 7/2 गुना
4 और 5, 7 दूनी 14 और 5 19। देखो 19 दे रहा है, मतलब ये तो ठीक ऑप्शन है। जो नहीं है वो अपन को देखना है, नहीं वाला देखना है। -6 डाला, 7/2 और -6 डाला, +5 किया, 3 दूनी 6, 7 दिए 21, 21 में से 5 घटाओगे 16 बचेगा माइनस का, ये भी ठीक है। 12 डालोगे इसमें, -12 डालोगे, 7/2, ये हटाओ, 7/2 माइनस के 12 और प्लस का 5, ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 7 छंग 42, 42 में से 5 जाएगा, आ जाएगा 37 माइनस का, 37 माइनस का दे रहा है। बचा हुआ ये आंसर होगा -8 डाल के देख लेते हैं अपन, 7/2 -8 प्लस का 5, 2 से काटोगे 4 बार, 7 चौक 28, माइनस के 28 और प्लस के 5, क्या बचेगा, माइनस का 23, और दे कितना रहा है, प्लस का 23 दे रहा है। तो ये आंसर नहीं हो सकता, इसलिए अपन इसे टिक करके आएंगे। इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता, आंसर तो यही होगा। हाँ, चलते हैं अब आगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है x/a + y/b = 0 है। तो ax - by = a² - b² है। तो x और y की वैल्यूज पूछ रहा है, अच्छी खासी वो वैल्यूज भी दे रहा है। अब अगर यहाँ वैल्यू फाइंड आउट करना है तो एक सिंपल तरीका हम इसमें ये ले लेते हैं, x और y की जो वैल्यूज हैं वो निकाल लेते हैं हम। कहाँ से, यहाँ से निकाल लेते हैं एक दूसरे के फॉर्म में। यहाँ से हम निकालते हैं, इससे यहाँ रखोगे तो x/a = क्या होगा, -y/b। तो x = क्या हो जाएगा, -ay/b। इसी तरह से y निकालोगे तो क्या आ जाएगा, y निकालोगे इसे यहाँ भेजोगे -x/a, और b यहाँ चला जाएगा तो -bx/a। अब एक एक करके अपन वैल्यू पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में अपन x हटाएंगे तो y आ जाएगा, y हटाएंगे तो x आ जाएगा। निकाल के बताते हैं आपको कैसे आएगा। ये इक्वेशन लिया, ax - by = a² - b²। तो पहले x हटा देते हैं अपन, x हटा देते हैं तो x की वैल्यू डाल देते हैं, x हटा देंगे a, और यहाँ -ay/b -by = a² - b²। जगह नहीं है, मैनेज कर लेंगे अपन, ऊपर से ले लेते हैं इसको, थोड़ा सा जगह बन जाएगा। x की जगह क्या डाल दें, x की जगह हम डाल देते हैं माइनस का ay/b माइनस का by = a² - b²। ऊपर a² - b² और b² - a² जैसा कुछ आएगा, देख लेते हैं। ये b² हो जाएगा, यहाँ y कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का a² - का b², और नीचे क्या है, b = a² - b²। माइनस कॉमन आएगा, या माइनस यहाँ चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b यहाँ जाके इंटू होगा b² - a² हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें से माइनस कॉमन लेंगे और वो माइनस यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा नीचे a² + b²। ये किसकी वैल्यू आई, ये वैल्यू आई y की। वापस बताया आपको, b ऊपर चला गया, ये गुणा में लिख दिया, यहाँ से दोनों से -1 कॉमन आएगा, या माइनस जो नीचे लिखा जाना है ऊपर जाके इंटू हो जाएगा, b² - a² हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमें पता चल गई, y की वैल्यू हमें पता चली b ब्रैकेट में b² - a², y की वैल्यू b ब्रैकेट में b² - a² + b²। ये एक ही ऑप्शन में अपन को दे रहा है और किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं दे रहा है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। हम चाहें y की ये वैल्यू निकालकर इस इक्वेशन में डालेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी, ये आपके एंड पर छोड़ा जाता है, आंसर आ जाता है। हम चल देते हैं और आगे, एक निकाल के बता दिया है तो आप दूसरा सॉल्व कर सकते हो, ये मानकर चलेंगे हम। चलते हैं हम आगे, पेपर लंबा है, 60 क्वेश्चन है, बहुत टाइम लगेगा। x + 1/x = 2 है, तो x
x-1/x हमसे पूछ रहा है। अब देखो इस तरह के जो अलजेब्रिक क्वेश्चंस होते हैं, या तो आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सीधे जो वैल्यूज हैं वो रटी हुई होंगी, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप समझ के रखें, पहले आपको जाना है स्क्वायर पर और स्क्वायर से फिर आप कहीं भी जा सकते हैं, वो एक पड़ाव होता है। तो इससे हमें स्क्वायर पर जाना है। वर्ग आप करोगे दोनों तरफ क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह x, b की जगह 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। अब ये x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 यहां जाके घटेगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या है, ये दे रहा है हमें 2, लेकिन हमें तो किसका फॉर्मूला चाहिए, माइनस वाला चाहिए, क्योंकि माइनस वाला स्टेप है। तो माइनस फॉर्मूला बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, प्लस वाले फॉर्मूले में +2 आता है, माइनस वाले फॉर्मूले में -2 आता है। हम दोनों तरफ माइनस अगर कर दें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा जो ऊपर होल स्क्वायर है उसका। होल स्क्वायर किसका, ये होल स्क्वायर होता है x - 1/x का, ये होल स्क्वायर बनेगा। अब इसमें x इंटू 1/x, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ab क्या है, जैसे यहां कट गए वैसे लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम मानकर चलेंगे इसमें x इंटू 1/x था और ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 0, तो x - 1/x क्या आ गया 0, 0 का वर्गमूल 0 होगा, तो यही बनेगा हमारा आंसर। x - 1/x क्या आ जाएगा 0। 0 किसी ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में। हाँ, किसी के मन में जरूर आ रहा है, यहां तक आवाज आ रही है कि सर मैं 0 ही लगा के आता और 0 लगा के आते तो नंबर मिल जाते, लेकिन अब नहीं लगाना, क्योंकि तुक्के लगाना अब अपराध है। नीचे जाते जाओगे तुक्के लगाओगे जबरदस्ती। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे। 15वां क्वेश्चन हमसे बोल रहा है रैखिक रूप से व्यवस्थित। रैखिक रूप से व्यवस्थित का मतलब वो सिर्फ इतना बोल रहा है एक ही लाइन में बने हुए हैं, एक ही लाइन में ये मधुमक्खी के बॉक्स बने हुए हैं। हमारे लिए ये षटभुज है, ये षटभुज हैं, 20 कोष्ठ बने हैं, 20 इस तरह के डब्बे बने हुए हैं। उसने बता दिया बस ये स्ट्रक्चर है। देखो अगला स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने कितनी लाइन खींची, यहां पर लाइन खींचनी पड़ी 5। अब फिर अगला स्ट्रक्चर और बनाना है, फिर कितनी खींची 5। आप गिनकर देख लो, हर बार 5 खींचनी पड़ रही है। एक और बना के बता देते हैं आपको, 1 2 3 4 5 खींचनी पड़ रही। बस पहला बनाने के लिए कितनी खींचनी पड़ी 6। तो बनाए कैसे होंगे, 6 लाइन पहले के लिए और शेष 19 के लिए कितनी 5, तो 19 पंजा हो जाएगा 95 और 6 101 लाइन खींचनी पड़ेगी। ये रेखाखंड 101 लाइन खींचनी पड़ेगी, ऑप्शन नंबर सी, ये आंसर बनेगा अपना। ये भी क्लियर होगा। चल दें आगे, चल देते हैं। तुम तो बोलोगे एक बार और समझा दो सर। चलते हैं अब आगे। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, बिल्कुल ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमसे बोल रहा है P इज पैरेलल टू Q, P Q के समांतर है। ठीक है, समांतर है और एंगल 1 इज इक्वल टू 60, एंगल 160 है, तो यहाँ 61 है, एंगल 61 दे रहा है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, यहाँ 61 हो जाएगा, तो 2 कितना हो जाएगा, 2 की तरफ अगर हम जाएंगे तो पूरा 180 होता है, 180 में से 61 घटा दो तो ये बचेगा 119। 3 ऑप्शन में तो दिख ही नहीं रहा है, तो चौथा ऑप्शन अपना आंसर हो 119 चौथा ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमसे क्या बोल रहा है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। इस समांतर चतुर्भुज में क्या करना है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, CAD बराबर CDB बराबर 45 दे रहा है। ठीक है, और DAB बराबर 35, एंगल D पर, अच्छा ठीक है, A B C और D। सबसे पहले बोल रहा है CDB, CDB
ये एंगल कितना बोल रहा है वो 45 डिग्री बोल रहा है, अच्छी बात है, ये 45 डिग्री है। फिर डी ए बी, डी से ए और ए से बी ये कितना है 65 डिग्री है, ये 65 डिग्री है। और आसपास के एंगल मिलाकर होता है 180 डिग्री समांतर चतुर्भुज में। तो एंगल क्या पूछ रहा है, सी से बी और बी से डी। ठीक है, ठीक है, निकाल लेते हैं। ये 65 हो जाएगा तो ये भी 65 हो जाएगा और सिंपल काम हमारे लिए हो गया। अपोजिट वर्टाइसिस के एंगल सेम होते हैं, विपरीत शीर्षों के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। ये 65 हो गया, ये 65 हो गया। तो ये पूछ रहा है पूरा कितना होता है, 180 होता है। 180 में से 110 पहले ही आ गया, तो 180 में से 110 हटा दो 70। एक जगह 70 से शुरू किया था, एक जगह 70 पर खत्म हो रहा है, 70 अपना आंसर बन जाएगा। ये 65 तो यहाँ पर भी 65 होगा, ये 45 पहले से दे रहा है, दोनों को जोड़ोगे 110 और तीनों मिला के 180 होता है, जिसमें से 110 पहले ही आ गया, बचा क्या 70, वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 18वां सवाल, ये बोल रहा है हमसे एक संख्या a 1320 और 781 को पूर्णतः विभाजित करती है। इससे a 1320 और 781 को पूर्णतः विभाजित करती है, ये इन दोनों को विभाजित करेगी तो a क्या है, फैक्टर है, a फैक्टर है, विभाजित करती है। a इज नॉट इक्वल टू 1 दिया गया है, तो संख्या a का घटक नहीं है। तो संख्या a डैश 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 का घटक नहीं है, तो इसमें से किसका फैक्टर, देखो वापस पूछ रहा है क्या, देन द नंबर a इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर नहीं है। अब फैक्टर का मतलब क्या है, इसे थ्योरी में बहुत अच्छे से समझाया है। फैक्टर को बोला जाता है विभाजक, पूर्ण विभाजक। जो a है वो किसका पूर्ण विभाजक नहीं है। सबसे पहले तो क्या निकालना है, दोनों का कॉमन फैक्टर निकालना है, दोनों का फैक्टर है तो कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर निकालने जब हम जाएं तो 1320 और 781 का कॉमन फैक्टर निकालोगे, क्या आ जाएगा, जहां तक है 781 को देखोगे इसमें किससे भाग जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से 7 और 8 15 और 1 16, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से 781 में नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा, 11 से 11 70 77 11 11 से जा रहा है, 11 से इसमें जा रहा है, इसको देखा 132 में तो जाता ही है 11 से, तो ये तो 132 सीधा सीधा 11 गुणा 12 दे रहा है, बाकी इसमें जाना पॉसिबल है नहीं। तो a कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। तो 11 का विभाजक, 11 किस किस का विभाजक है ये चेक कर लो, 11 से कौन कौन किस किस में भाग जा रहा है। 21 0 1 में देखोगे 11 से भाग, 11 एकम 11 बचेगा 10, 100 हो जाएगा, 11 नाम 99 बचेगा 1, 11 भाग जा रहा है। स्वयं में तो जाएगा ही जाएगा, 539, 539 में 44 में लगाओगे, 4 बार लगाओगे 44 तक जाएगा, 9 बचेगा, 99 में भी चला जाएगा, 125, 125 में नहीं जाएगा क्योंकि 11 का वर्ग 121 होता है, तो 125 नहीं है। अच्छा क्वेश्चन, वर्ड्स में ही वो आपको फ्लोट करवा रहा है, तैरा रहा है, तो ध्यान रखें वर्ड्स और बेसिक्स। और हम हमेशा बोलते हैं जो आपको वर्ग 2 का पेपर आएगा वो ऊपर ना ले जाके वो नीचे ले जाएगा, आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन ही है। फैक्टर मतलब होता है विभाजक, गुणनखंड इसको बोलते हैं, लेकिन डेफिनेशन अगर आप पढ़ोगे तो पूर्ण विभाजक होती है इसकी डेफिनेशन, ये पूर्ण विभाजक होता है। तो ए आ रहा है 11, 11 पूर्ण विभाजक है, ऑप्शंस दे रहा है, इनका ये फैक्टर है तो ये पूर्ण विभाजक होगा। चलते हैं अब आगे, और ये किसी ट्रिक व्रिक से नहीं होगा, ये क्वेश्चन किसी ट्रिक से नहीं, बेसिक आता है तो ही होगा। तो कुछ क्वेश्चंस तो हो जाएंगे जो आपको फॉर्म भरने के लिए मोटिवेट करेंगे, लेकिन सिलेक्शन आप लोग ध्यान रखना आपके बेसिक से ही होने वाला है। एक त्रिभुज एबीसी में सी ए बी बराबर 70, ए बी बराबर ए सी, सेम क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अब रिपीट हुआ है, आपका लक है वहां पर भी 55 आया, तो यहां पर भी दोनों एंगल क्या आ जाएंगे, 55 और 55 आ जाएंगे। क्या है
समद्विबाहु त्रिभुज थोड़ी देर पहले ही समझाया। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है, दो भुजाएं बराबर तो उनके संगत दोनों कोण भी बराबर होंगे। तो आंसर 55 और 55, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, x की वैल्यू पूछ रहा है। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, तो कुछ तो वो ऐसे ही मोटिवेट करते रहता है कि आप लोगों का मन भी लगा रहे। 3 से यहां गुणा करोगे 6x और 18, और इसको यहां ले जाके गुणा करोगे -2 से करोगे -6 और प्लस के 18x। 6x यहां आ जाएंगे, ये बचेगा 12x, और ये 6 यहां जाके जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24। तो x बराबर क्या आ जाएगा 2। अब ये पता नहीं क्यों दिया था टीचर एग्जाम में, लेकिन ठीक है दिया, चाहता है टीचर को कैलकुलेशन भी आनी चाहिए। आंसर आ जाएगा इसका 2, ऑप्शन नंबर ए। 9 से विभाजित होने वाली संख्या, 9 से विभाजित होने का जो नियम है, विभाजन के जो नियम है वो भी 6th 7th क्लास में ही दिए गए, 6th में ही दिए हैं जहां तक है। तो वो भी आप देखोगे 9 से विभाजन का जो नियम होता है, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, या अंकीय योग 9 से विभाजित होना चाहिए, या शून्य आ जाना चाहिए अंकीय योग। अब देखते हैं हम यहाँ पर योग देख लेते हैं, अंकीय योग पर नहीं जाते हैं। जहां जितना 9 होगा वो हम हटा देंगे, क्योंकि वो तो चाहिए नहीं, उसमें तो भाग चला ही जाएगा, बाकी जोड़ के देख लेंगे। 9 और 9 हटा दिया, 8 और 1 हटा दिया, 7 और 2, ये बचा 3। तो आप जोड़ के देख लेना, 3 एक्स्ट्रा जाएगा भाग जाने से। 5 और 4 9, 8 और 1 9, फिर 6 और 3 9, यहाँ बचा 2, नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। फिर देखें 9 हटा दिया, 5 और 4 9 हटा दिया, अब कहीं भी नहीं बन रहा है। 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21 और 8 21 और 8 29, तो यहाँ पर भी 2 बच जाएगा, नहीं जाएगा भाग। 4 और 5 9, ये हटा दिया, ये हटा दिया, 7 और 2 9 9, इसमें भाग चला जाएगा, ऑप्शन बचेगा डी। अंकों का योग जो भी आएगा, 45 आए, 36 आए, 54 आए, जो भी आएगा, लेकिन पूरा भाग चला जाएगा। कितना आ रहा है, 9 चौक 36, 36 आ रहा है, चला जाएगा लास्ट वाले में भाग। अंकों के योग से चेक करते हैं, बस वही क्वेश्चन था, उतना ही। 7 वगैरह का नियम वहां पर 7वीं 6वीं क्लास में भी नहीं दिया, 7वीं में भी नहीं दिया, तो उतना परेशान नहीं होना है। एसएससी वगैरह में वो पूछ लेता है, यहाँ रेयर ही चांस है कि वो पूछ लेगा, और पूछता भी है तो इंडिविजुअल आप करके कर सकते हो, और हम सिखा देंगे उसको भी। अब चलते हैं, यदि बहुपद m² + 4x² + 65x + 4m का एक शून्यक अन्य का व्युत्क्रम है, तो m का मान क्या है। ये अच्छा क्वेश्चन दे दिया। देखो बहुपद है, द्विघात समीकरण का क्वेश्चन दे रहा है, बस एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो इसकी अप्रोच क्या रखोगे आप करने के लिए, इसकी अप्रोच देखो आप, एक दूसरे का व्युत्क्रम है, अगर एक अल्फा होगा तो दूसरा क्या होगा 1/अल्फा, यही होगा। शून्यों का योग कैसे निकालोगे आप, अल्फा प्लस बीटा, मतलब 1/a। मूलों का योग -b/a, -b की जगह क्या आएगा 65/m² + 4। ये पता नहीं है हमें, इतना ही पता है। फिर उसके बाद ये मूल्यों का गुणनफल, ये कितना दे रहा है, ये हमें दे रहा है व्युत्क्रम है, तो c/a, ये होगा अल्फा × 1/अल्फा। c/a का मतलब होगा 4m/, नीचे क्या आएगा a की जगह m² + 4, और ये क्या हो जाएगा 1, इसका यहां गुना हो जाएगा, m² + 4 = 4m। ये इक्वेशन हमारे पास जा रही है, और पूछ क्या रहा है, m का मान पूछ रहा है। तो ऑप्शन में भी क्या दे रहा है, m का मान दे रहा है, तो ऑप्शन में जो वैल्यूज दे रहा है वो इसको सेटिस्फाई भी करेगी, इसको सेटिस्फाई करेगी। देखते हैं कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, वही अपना आंसर होगी। √2 यहां डालोगे कितना हो जाएगा, यहाँ 4√2 बन जाएगा, मत डालो। 3 डालोगे, 3 का वर्ग 9, 9 और 4 13, ये 13 नहीं बनेगा। 1 डालोगे, 1 और 4 5, 1 से भी काम नहीं होगा। 2 डालोगे, 2 का वर्ग 2, 4 और 4 8, 4 दूनी 8, काम बन रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इजी क्वेश्चन था, बस हमें इतना समझना चाहिए था, मूल अगर
व्युत्क्रम है तो हम लिख दें अल्फा और 1/अल्फा, या जो भी लिखना है k 1/k, कुछ भी लिख दो आप, और उसमें मूलों के गुणनफल का रिलेशन लगाओ और यहां पहुंच जाओ। फिर भी जरूरी नहीं है कि आप इसे सॉल्व करो, हो जाएगा ये। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 23। फिर से बहुपद का क्वेश्चन है। x माइनस 1 इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर है। फैक्टर का मतलब क्या होगा, देखो बेसिक से अगर समझोगे तो 3 घात वाला समीकरण है, ये आ जाएगा। फैक्टर है तो ये या तो ये 0 या ये 0 या ये 0, ये एक फैक्टर है। तो x माइनस 1 क्या है, 0। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। x इज इक्वल टू आ जाएगा 1। x बराबर 1 हम डालेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, शून्यक या हल कहा जाता है, कि इस वैल्यू को डालने पर इक्वेशन 0 हो जाता है। डाल देते हैं, x की जगह 1 लिखोगे आप, 1, और ये 6, और ये माइनस का 2 माइनस का 5, m इज इक्वल टू 0। 5m यहां प्लस का हो जाएगा, 6 और 1 7 में से 2 जाएगा, 5 बचेगा, तो m बराबर क्या आ जाएगा, 1। m इज इक्वल टू आ जाएगा 1। m इज इक्वल टू 1, देखो कोई ऑप्शन अपने पास, m इज इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24। पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या, फाइंड द होल नंबर्स। अच्छा, गुणा करके बताना है कौन सा होगा, ठीक है बता देते हैं। ये होता है 2 की घात 4, ये होता है 5 की घात 4। और जब आपको शून्यक पढ़ाया जाता है, शून्यक पढ़ाते हैं हम, तब बताते हैं जितने 2 और 5 के जोड़े बन जाते हैं उतने ही किसी भी संख्या में 0 बन जाते हैं। तो उतने ही 0 हम बनाएंगे इसमें, मतलब ये और ये हटके कितने 0 आ जाएंगे, 4 0 आ जाएंगे। 4 0 देखो किसी एक्सप्रेशन में दिख रहे हैं, पहले वाले में तो नहीं है, दूसरे वाले में है, तीसरे वाले में है, चौथे वाले में है, तो एक ऑप्शन तो हटा। अब क्या बचा, अब कितना आएगा, अब आएगा 25, अब आएगा 25। वैसे इन्हीं से 4 0 बन रहे हैं, इसमें तो कुछ किया ही नहीं है, इसमें कुछ नहीं किया, तो यही क्या बन जाएगा, अपना आंसर बन जाएगा 87 287 25, और 4 0 आ जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक ही क्वेश्चन है, कुछ भी खास इसमें नहीं है, आप नहीं गुणा करो चलेगा, बस नंबर ऑफ जीरोस आपको आना चाहिए। चलते हैं आगे, जेम्स आ गए हैं, क्वेश्चन कॉपी किया हुआ है, इंडिया से नहीं लिया है क्वेश्चन, परहेज किया इस क्वेश्चन को। जेम्स हवाई जहाज के अंदर है जो समुद्र तल से 7000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये हमारा सी लेवल है, इस सी लेवल से कोई भी हवाई जहाज उड़ रहा है, ये कितना है 7000 मीटर या 7 किलोमीटर। विशेष बिंदु पर यह एक पनडुब्बी के ठीक ऊपर है, नीचे एक पनडुब्बी है पानी में, ये पनडुब्बी है ऊपर है जो हवाई जहाज के 1/6 ऊंचाई जितनी समुद्र के नीचे है। मतलब अगर ऊंचाई समुद्र तल से 6 है तो ये कितनी है, एक हिस्सा, 6 हिस्सा ऊपर, एक हिस्सा नीचे, टोटल हिस्से कितने हो गए अब 7 हिस्से। तो जो 6 हिस्सा, अब क्या बोल रहा है जेम्स एवं पनडुब्बी के मध्य ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है, मतलब 6 और 1 कितना वो पूछ रहा है 7, जिसमें से समुद्र के ऊपर जो 6 हिस्सा है वो कितना दे रहा है 7000। जब 6 हिस्सा 7000 है तो 7 हिस्सा कितना होगा, ये 7000 गुणा 7/6, 49,000/6। 6 से भाग लगाओगे इसमें, 6 8 48 बचेगा, 1 10 बन जाएगा, 6 कम 6 बचेगा, 4 फिर 40 बन जाएगा, 6 6 36 फिर बचेगा 4 फिर 40 बन जाएगा, 6 6 36 फिर बचेगा 4, पॉइंट लगा देंगे 40 हो जाएगा, ये आ जाएगा 81 66.6
6, 8166.66। बस समझने की बात क्या थी, समझने की बात इतनी थी, जो यहां बोल रहा है हवाई जहाज के 1/6 ऊंचाई जितना समुद्र तल के नीचे है। तो 1/6 ऊंचाई मतलब 6 समुद्र तल के ऊपर वो ले रहा था और एक हिस्सा क्या ले रहा है वो नीचे, तो 6 ये हो जाएगा, 1/6 नीचे हो जाएगा, समुद्र तल से ऊंचाई का 1/6। तो 6 वो पूरा ले लिया और एक हिस्सा नीचे लिख दिया। बस इतना बेसिक हमें समझना था, ये हमारा आंसर बन जाएगा। देखो आंसर क्या आ रहा है, 8166, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आंसर है। रुको कहां जा रहे हो। हाँ, अगला सवाल हमसे बोल रहा है, अनिल आयु में अखिल से 6 वर्ष बड़ा है। अनिल अखिल फिर विजय यदि अनिल आयु में अखिल से 6 वर्ष बड़ा है, अखिल आयु में विजय से 36 महीने छोटा है, विजय की आयु y है, ठीक है, विजय 36 महीने छोटा है, मतलब विजय कहां जाएगा, कहीं ना कहीं बीच में आ जाएगा। अखिल आयु में विजय से 36 महीने छोटा है, अखिल आयु में विजय से छोटा है, कौन छोटा है, विजय अखिल छोटा है, तो ये y है, तो ये क्या हो जाएगा y-3। अखिल आयु में विजय से 36 महीने छोटा है, 36 महीने का मतलब होगा 3 साल, 12×3 = 36, विजय से 3 वर्ष छोटा, यहां लिख दिया। पहले सेंटेंस में क्या बोल रहा है, अनिल आयु में अखिल से 6 वर्ष बड़ा है, तो इसमें भी 6 बढ़ा दोगे तो यहां कितना आ जाएगा, y+3 आ जाएगा, 6 बढ़ा दोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, या इसको उधर रख देंगे, कुछ भी कर लेंगे। अब क्या बोल रहा है वो, अनिल की आयु पूछ रहा है, अनिल की आयु कितनी होगी, अनिल की आयु क्या होगी, इसमें आप या तो सीधे सीधे क्या करो, y-3 + 6 कुछ भी लिख दो आप, ये दे रहा है y-3 + 6 या y+3, क्योंकि y+3 एक नजर में कहीं भी नहीं दे रहा है, तो यहां से यहां आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 जोड़ना पड़ेगा, ये दे रहा है बस, इसलिए थोड़ा सा इसको टफ बनाने की, प्रेजेंटेशन में इसको टफ बनाने की कोशिश की, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। अगले प्रश्न की तरफ चलें, 27, आधा पेपर भी नहीं हुआ अभी अपना, जल्दी करते हैं। (70x - 189 y - 37) और 189x - 70 y 76y = 302, x और y की वैल्यू पूछ रहा है, लिख लेते हैं, उसके बाद ज्यादा समझ में आएगा। 76x 189y और फिर ये कितना -30, सॉरी ये दे रहा है -37, और यहां कितना -189 प्लस का 76y = दे रहा है -302। अगर हम इनको जोड़ें तो हमें क्या मिल रहा है, अगर हम जोड़ते हैं इसको, 76 घट जाएगा, इसमें से 76 घटेगा, 76 घटेगा तो कितना बचेगा, 3, और ये बचेगा 1 माइनस का, यहां भी क्या है, माइनस का 189 है, वही कहानी, माइनस का 113, ये माइनस के जुड़ जाएंगे, 339, माइनस का 113 कॉमन लेके यहाँ माइनस से काट दोगे, माइनस माइनस पूरा खत्म हो जाएगा, ये बचेगा x + y = 3, x और y मिला के क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, या तो किसी के साथ मिला के सॉल्व कर लो, नहीं तो ऑप्शन में देख लो, x और y मिला के 3 हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ पर भी नहीं हो रहा है, आंसर हो गया x = 2 y = 1। जब x = 2 y = 1 इसको रोटेट करके दे देता, तब अपन को लगता कि हाँ इसे सॉल्व करना चाहिए, एक ही इसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही अपना आंसर होगा। आंसर निकालना है अपन को और सीखना पड़ेगा, आंसर निकाल कर आगे बढ़ना, चिपकना नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, महाभास्करीय 18वीं शताब्दी में पूर्ण किया गया एक खगोलीय कार्य है
जिसे डैश 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 द्वारा लिखा गया। तो जो महाभास्करी है वो भास्कराचार्य प्रथम के द्वारा लिखा गया था, भास्कराचार्य प्रथम के द्वारा ये लिखा गया था। तो ये बिल्कुल सीधा हिस्टोरिकल क्वेश्चन है, हिस्ट्री से है, खगोल से संबंधित, ये खगोल और गणित से संबंधित ये बुक है। तो इसका आंसर होगा भास्कराचार्य प्रथम। प्रथम नहीं दिया है, चलेगा। हाँ, आर रिलेटेड टू ग्रोइंग प्लांट्स, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आ गया है। बढ़ते पौधों से संबंधित नंबर है प्राकृतिक संख्याएं, अगला ऑप्शन वास्तविक संख्याएं, अगला नंबर फिबोनेकी नंबर्स, लियोनार्डो फिबोनेकी, और परिमेय संख्याएं रैशनल नंबर्स। लियोनार्डो फिबोनेकी बहुत बड़ा नाम है मैथ्स की फील्ड में। इनने एक सीरीज दी थी, उस सीरीज को आप समझना। वैसे तो इनकी अकेले की वो सीरीज नहीं थी, वो उस सीरीज में जो योगदान था ना, वो भारतीय मैथमेटिशियन हेमचंद्र जी का भी था, भारतीय मैथमेटिशियन हेमचंद्र जी का भी था। उसमें हेमचंद्र जी का योगदान सुनना। इनने जो सीरीज दी थी वो सीरीज थी 0, 1, 1, और फिर आएगा इसमें 2, फिर 3, फिर 5, फिर 8, फिर 13, फिर 21, फिर 34, ये आगे आता जाएगा। इसमें क्या किया है बस ये सुनना, इसमें पिछले वाले नंबर को जोड़कर अगला नंबर लिखा है। ये रीजनिंग के हिसाब से आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगी, और ये मैजिकल सीरीज है। अब इसमें क्या किया उनने, एक गोल्डन रेशियो दिया, वो भी बहुत मजेदार गोल्डन रेशियो था। गोल्डन रेशियो क्या दिया उनने गोल्डन रेशियो दिया, ये 0 हटा के इसको यहां से लिख दिया 1/1, 1/2, दूसरे कलर से लिख देते हैं 1/1, 1/2, 1/3, ये यहां आते जाएगा 5, ये 8, ये 13, और ये 21, और ये 34। ये उनने दिया। अब ये पेड़ से कैसे संबंधित है, बढ़ते पौधों से कैसे संबंधित है, ग्रोइंग ट्रीज, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे आते हैं उनसे कैसे, छोटे छोटे पौधों से, उनको ग्रोइंग ट्रीज कहा जाता है, उनसे कैसे संबंधित है। जब उनको हम एनालिसिस करेंगे तो उनको घुमा के जब हम देखेंगे, स्पाइरल करके देखेंगे, आप लोगों के स्कूल में, अब तो स्कूल में जो कटिंग वगैरह करके जो आर्ट वगैरह वाले लोग आते हैं वो सिखाते नहीं है, हमारे स्कूल्स में आते थे, वो हमें आर्ट सिखाते थे। आपका जो पेपर है, पेपर फाड़ना, जिसके लिए काफी पिटाई भी होती थी, पेपर बीच में से फाड़ा, उसको फोल्ड किया, उसको फोल्ड करके फिर उसमें बीच बीच में कट लगाना, और तमाम सारे जो आर्टिकल्स हैं वो बनाना सिखाते थे। तो पेड़ कैसे बनाते थे, पत्तियां कैसे बनाते थे, जो इस तरह से ये फोल्ड किया, ऊपर से आधा ये कट लगा दिया, ये सिलेंडर जैसा बना के, ये सिलेंडर जैसा बना के यूं कट लगा दो, यूं ये कट लगा दो, आप इस तरह से पत्ती जैसा कट लगा दो, और फिर आप उसको घुमाते जाओ ऊपर की तरफ, तो वो पेड़ की तरह ओपन होता है, उसमें पत्तियां उसी तरह से रहती हैं। अब आप जो फोल्ड करेंगे उसके हिसाब से उसमें लीव्स दिखेंगी, तो हम ज्यादा उसमें अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन यहाँ पर लियोनार्डो ने बोला कि जो गोल्डन रेशियो है, उनके बेटे ने भी इस पर काम किया, काफी सारा काम किया है, लेकिन लियोनार्डो ने बोला ये जो गोल्डन रेशियो है ना, इस गोल्डन रेशियो में ऊपर विंग्स और नीचे लीव्स, पत्तियां। ट्विग्स क्या होते हैं, जहां से ब्रांचिंग होती है, वो ब्रांचिंग और पत्तियां यदि हम देखें नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए देखें, तो एक ट्विग एक पत्ती, फिर एक ट्विग दो पत्ती, अगली ट्विग दो पत्ती, दो ट्विग तीन पत्ती, तीन ट्विग पांच पत्ती, यहां से ये रेशियो स्टार्ट हो जाएगा। 1/1 मतलब एक ट्विग तो सीधा सीधा रहेगा, उसमें एक ही पत्ती दिखती है वो रहेगा, फिर एक ट्विग आएगा, दो पत्तियां देखने को मिलेंगी, फिर उसमें दूसरी पत्ती, फिर दो ट्विग तीन पत्ती, तीन ट्विग पांच पत्ती, पांच ट्विग 8 8 13 13 21 21 34, ये देखने को मिलता है। नीचे से ऊपर जब ट्विग्स बढ़ते जाते हैं तो पत्तियों की संख्या इस तरह से देखने को मिलती है। यही रिलेशन है फिबोनेकी का। लियोनार्डो फिबोनेकी लगभग 1200 के आसपास ये रिलेशन उन्होंने दिया था, गोल्डन रेशियो दिया था, जो ट्रीज से संबंधित है। इवन लीव्स की जो पत्तियां हैं वो भी इस जो सीरीज है इनकी उससे रिलेटेड हैं।
तो लीव्स की पत्तियां या ग्रोइंग ट्रीज को लेकर अब क्वेश्चन रिफ्लेक्ट होता है, तो फेबिनोइकी का नाम आप ध्यान रखना। अब चलेंगे हम आगे 30वां क्वेश्चन। 30वां क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई 12 और 9 है। यदि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 678 है तो घनाभ की ऊंचाई है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया घनाभ का कैसे निकालते हैं? टोटल सरफेस एरिया निकाला जाता है 2 ऑफ LB प्लस BH प्लस LH, LB प्लस BH प्लस LH। 2 दे रहा है 12 9 12 9 108, H नहीं दे रहा है, हाइट नहीं दे रहा है, तो एक बार 12 के साथ आ जाएगी हाइट, एक बार 9 के साथ में आ जाएगी, और ये टोटल मिला के कितना दे रहा है 6 7 8। 2 से यहीं लगा देते हैं, 2 से भाग 3 बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, फिर 9 बार जाएगा, 3 3 9। ये 2 हट जाएगा, यहां से 2 हट गया, 108 जाके वहां घटेगा, अब कितना आएगा 12 और 9 हो जाएगा 21 H। 108 यहां जाके घटेगा तो ये बचेगा 231। भाग लगाओगे 11 बार चला जाएगा, H इज इक्वल टू आ जाएगा 11, H इज इक्वल टू 11, ऑप्शन नंबर बी 11। चलते हैं हम आगे जल्दी से। द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग में जो स्टेप्स का सीक्वेंस होता है वो क्या है? जो मैथमेटिकल मॉडलिंग है, अगर उसमें सीक्वेंस की हम बात करेंगे, उसका सीक्वेंस आप देखने जाओगे तो उसमें 6-7 स्टेप लिए जाते हैं। जनरली 6 स्टेप्स रहते हैं। उसमें सबसे पहले आपको समस्या सॉल्यूशन के लिए क्या बताया जाता है? सबसे पहले क्या करो, समस्या देखो, सबसे पहले प्रॉब्लम देखो आप। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम देखना है, प्रॉब्लम देख के क्या करना है, उसका सूत्रीकरण किया जाता है। सबसे पहले प्रॉब्लम देखी जाती है, फिर समस्या का सूत्रीकरण किया जाता है, फिर समस्या का समाधान या हल किया जाता है। जो नोट्स में आपको समझाया वो इसी तरह से समझाया है। सबसे पहले समस्या, समस्या का सूत्रीकरण, समस्या का हल, और फिर उसके बाद समस्या की व्याख्या की जाती है। समस्या की व्याख्या की जाती है और व्याख्या करने के बाद फिर उसका क्या किया जाता है, सामान्यीकरण किया जाता है या परिणाम की प्रामाणिकता स्थापित की जाती है कि ये जो परिणाम मिला है वो प्रमाणिक है। ये लास्ट स्टेप में लिया जाता है। तो लास्ट अभी जो ऑर्डर दे रहा है वो बिल्कुल ठीक ऑर्डर दे रहा है, 1 2 3 4 5वां इसमें से छूट रहा है, परिणाम की प्रामाणिकता। अगर वो भी देता तो वो भी इसमें लास्ट में आ जाता, तो 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा अगर कहीं पर है। 1 2 3 4 इन 3 ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा है, मतलब चौथे ऑप्शन में ही वो दिखने वाला है हमें। 1 2 3 4 आंसर होगा। चलते हैं अब आगे। अब बोल रहा है पाठ योजना का मुख्य भाग है। पाठ योजना का मुख्य भाग किसके अकॉर्डिंग? हार्वर्ड के अकॉर्डिंग। हार्वर्ड सिद्धांत के अकॉर्डिंग पाठ योजना को देखा जाएगा तो पाठ योजना में सबसे पहले क्या लिया जाता है? सबसे पहले की जाती है तैयारी। तैयारी किसकी की जाती है? तैयारी में बच्चों को समझाया जाता है कि आपका जो पुराना ज्ञान है वो रिकॉल आपको करवाया जाता है। जैसे नंबर हमें सिखाना है, नंबर सिखाने में हम अगर पूर्ण संख्याएं सिखाते हैं, पूर्ण संख्याएं सिखाने में आपको रिकॉल करवाया जाएगा। जो इससे पहले नेचुरल नंबर सिखा दिए हैं, जो ऑपरेशन सिखा दिए हैं वो पहले रिकॉल करवाए जाते हैं। तो नवीन ज्ञान, और फिर उसके बाद आपको क्या किया जाएगा, फिर आपसे बोला जाएगा, जैसे नेचुरल नंबर सिखा के बोला इसमें प्रीडिसेसर भी होता है और सक्सेसर भी होता है। एक पर लाके खड़ा करके बोल दिया इसका प्रीडिसेसर बताओ, एक के पहले आने वाली संख्या बताओ, क्योंकि प्राकृत 1 से ही शुरू होती है। तो आपको फंसा दिया, आपको पुराना सिखाया और नए पे लाके आपके अंदर जिज्ञासा जगा दी। वो होता है इसका पहला स्टेप। इसका पहला स्टेप हो जाएगा। अगला स्टेप क्या बोलता है? सबसे जरूरी स्टेप में क्या आ जाएगा? फिर आ जाएगा प्रेजेंटेशन।
फिर प्रॉब्लम को क्या किया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा। प्रॉब्लम को प्रेजेंट करेंगे, बच्चे क्या होंगे, पुराने ज्ञान से इसको मैच करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वो उसमें नहीं दिखेगा, जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे, जोड़कर समझेंगे। अगला स्टेप आ जाएगा, बच्चे क्या करेंगे, पुराने जो क्वेश्चंस किए ना उससे कंपैरिजन करते हैं। जैसे आपको लगातार क्वेश्चन दिए जाते हैं, आप सॉल्व करने में पिछला क्वेश्चन जब आपके साथ में रहता है, हाल की हाल दिमाग में रहता है, आप उससे कंपैरिजन करते हैं, यार यही तो चेंज हुआ है, जब जल्दी से इसको करके हम आंसर बता देते हैं। तो ये सबसे खास स्टेप हो जाता है कंपैरिजन एंड एसोसिएशन, कंपैरिजन एंड एसोसिएशन, एसोसिएशन एंड जनरलाइजेशन, ये स्टेप इसमें रहेगा। एसोसिएशन एंड जनरलाइजेशन दे रहा है वो, तुलना इसमें लिया जाता है, एसोसिएशन एंड कंपैरिजन लिया जाता है सामान्यतः। जो सामान्यीकरण है वो इसका अगला स्टेप हो जाता है, सामान्यीकरण इसके अगले स्टेप में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर अगर हमसे बोला है एसोसिएशन और जनरलाइजेशन एक ही स्टेप में ले रहा है तो चलेगा। आप लोग याद रखना, एसोसिएशन के साथ में होता है कंपैरिजन, कंपैरिजन एंड एसोसिएशन। तो इसका आंसर यही बन जाएगा, एसोसिएशन। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है, भाग लगाना है, भाग लगाना सिंप्लीफाई करना है। 39 वाई स्क्वायर में, 39 वाई क्यूब 50 वाई स्क्वायर माइनस 98 में डिवाइड करना है किससे, 26 वाई स्क्वायर 5y प्लस 7 से। पहले तो यही उड़ा देते हैं, पूरा हट जाएगा ये। अब लगाना है 26y से भाग, ठीक है, 26 से भाग लगाएंगे, क्या बनेगा, डिवीजन मेथड से लगाएं, डिवीजन मेथड से लगा के देख लेते हैं क्या कहानी बनती है। लगाते हैं, डिवीजन मेथड से लगाते हैं। ये 13 से कटेगा, 13 से कट जाएगा, 13 से ये 3 बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। अब लगाते हैं डिवीजन मेथड से, जो भी बचेगा। अब क्या बचा, डिवीजन मेथड से लगाना, ये बचा 10y प्लस 14, 14, ठीक है, लगाते हैं। अब हो जाएगा 14 7 98 होता है, ठीक है, देख लेते हैं। अब 150 वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये 150 वाई स्क्वायर हो जाएगा। अगर वाई स्क्वायर भी नहीं करना, इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर नहीं करना, ये 3 लिखा है, इसमें से अगर 2 कॉमन लेके देखेंगे, ये क्या हो जाएगा 25 वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 49 मतलब 7 स्क्वायर, और ये क्या है 5y प्लस 7, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। और आपको जब भी ये फॉर्मूला सामने आता है, हम हमेशा एक चीज रिपीट करते हैं कि इस फॉर्मूले के बिना पेपर नहीं हो सकता, और आपको फिर से बोला जा रहा है इस फॉर्मूले के एप्लीकेशन के बिना शायद पेपर हो जाए। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, a प्लस बी वाला स्टेप यहाँ लिखा है वो कट जाएगा, बस माइनस वाला स्टेप बचेगा। माइनस वाला स्टेप क्या होगा, ये 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये कैंसिल करोगे आप, ये 5 और इस पूरे का स्क्वायर है, तो 5 बाय ये लिखा जाएगा 6, 5 बाय प्लस 7 और 5 बाय माइनस 7। प्लस वाला स्टेप नीचे से कट जाएगा, माइनस वाला स्टेप बच जाएगा, वही आंसर हो जाएगा 6 ऑफ 5 बाय माइनस 7, 6 ऑफ 5 बाय माइनस 7, 6 ऑफ 5 बाय माइनस 7। और कुछ है इसमें, और कुछ भी आ रहा है, 3y भी आ रहा है, और हाँ एक y जो पहले से बचा हुआ था जिसे हमने क्या लिख दिया 2 लिख दिया, ये y था, ये था 3y 5 बाय माइनस 7, ऑप्शन नंबर 3y 5 बाय माइनस 7, ये अपना आंसर बन जाएगा। कैलकुलेशन का अभी हम थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं लेट होने की वजह से, इसलिए और इसमें गड़बड़ हो रही है, अब थोड़ा सा तसल्ली से करते हैं। 34th क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है दो समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज आपके सिलेबस में दिए गए हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 25:9 है। अब देखो कभी भी आपको क्षेत्रफलों का अनुपात देना और समरूप त्रिभुज है तो आप समझ जाना क्षेत्रफल हमेशा वर्ग के फॉर्म में लिखा जाता है और भुजा माध्य का
कोणार्धक किसी की भी लंबाई होगी वो नॉर्मल साइड्स के साथ में लिखी जाएगी। तो यहाँ ये 25 है, ये 9 है, तो भुजा माध्यिका वगैरह कितनी हो जाएंगी हमारे लिए, ये हो जाएंगी 5 और यहां हो जाएगी ये 3, क्योंकि ये क्षेत्रफल है वर्ग के रूप में लिखा है, वर्गमूल करेंगे तो माध्यिकाएं वगैरह आ जाएंगी 5 और 3। क्या पूछ रहा है, संगत भुजाओं का अनुपात, संगत माध्यिकाओं का अनुपात पूछ लेता, संगत लंब का अनुपात पूछ लेता, संगत कोणार्धक का अनुपात पूछ लेता, किसी का भी अनुपात पूछता आता 5:3 ही वो हमारा आंसर होता। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, 5:3। यदि एक आंकड़े का माध्य और बहुलक, माध्य और बहुलक दे रहा है 11, अब इसमें आपको क्या आना चाहिए, इसमें आना चाहिए आपको रिलेशन। रिलेशन किसका, माध्य माध्यिका और बहुलक का। माध्य माध्यिका और बहुलक का रिलेशन क्या होता है, ये होता है 3 माध्यिका बराबर, 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। माध्यिका हमसे पूछ रहा है 3m एज इट इज लिखा रहने दो, मीडियन ये मोड और ये क्या दे रहा है, मीन मीडियन दे रहा है, मीडियन ये पूछ रहा है मीन और मोड, ये मीन होगा ये मोड होगा। तो मोड कितना दे रहा है, बहुलक कितना दे रहा है, बहुलक दे रहा है हमें 8 और 2 गुना माध्य कितना दे रहा है 11, 11 दूनी 22 और 8 30, 30 को काटोगे 3 से तो m कितना आ जाएगा 10। ये पूरी तरह डिपेंड है, स्टैट्स अगर आपके सिलेबस में वो लिख के दे रहा है तो स्टैट्स में वो ज्यादा जाएगा नहीं, वो नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा। तो नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ पर स्टैट्स से पूछा 10 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। आप पैरेललोग्राम ABCD if the altitude corresponding to the sides AB and AD are respective, एक समांतर चतुर्भुज ABCD है, DC बराबर 16 है। एक ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में ABCD, DC बराबर कितना दे रहा है, वो 16 दे रहा है, DC बराबर 16 दे रहा है। फिर वो बोल रहा है AB और AD, AB और AD पर लंब डालना है, AB पर लंब ये आ जाएगा, AD पर डालोगे तो क्या आ जाएगा, यहां से डालोगे ये छोटी भुजा बड़ा लंब होगा, ये भी 16 होगी। अब इनकी लंबाई जब हम लिखने जाते हैं तो लंबाई क्या लिखेंगे, ये बड़ी साइड पर लंब छोटा आएगा, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा और ये आ जाएगा 10 और ये x। क्या जानना चाहता है हमसे, तो AD की लंबाई जानना चाहता है, AD की लंबाई, AD की लंबाई क्या बताएगा, इसका क्षेत्रफल बताएगा। ये देखो अगर यहां से आधा कर दें, D से B मिला दें तो ये त्रिभुज बनेगा, इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से निकाला जा सकता है, आधार गुणा ऊंचाई से निकाला जा सकता है। तो कितना निकलेगा 16 गुणा 8। अब त्रिभुज का निकालते हैं तो 1/2, लेकिन ये तो क्या है चतुर्भुज, उसका डबल हो जाएगा तो 1/2 हटा ही दो। क्षेत्रफल क्या होगा इसका, आधार गुणा ऊंचाई 16 गुणा 8। आप एक तरीका इससे निकाल सकते हैं, दूसरा तरीका आप इस पेयर से भी तो निकाल सकते हो। ये लंब 10 है और ये x है, ये 10 है, 16 8 कितना हो जाएगा 128 और 128 में भाग लगाना है 10 से, ये कितना आ जाएगा 12.8, 12.8, यह आ जाएगा 12.8, 12.8, ऑप्शन नंबर डी आंसर। कॉपी कर लेना। अगला क्वेश्चन, मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 36, 15 प्रेक्षणों का औसत 25 प्रेक्षणों का औसत 36 है। यदि पहले 13 प्रेक्षणों का माध्य 32, अंतिम 13 प्रेक्षणों का माध्य 39 है तो 13वें प्रेक्षण के बारे में बताना है। 25 का कितना दे रहा है 36, तो इनका टोटल 25 का टोटल हो जाएगा 25 गुणा 36, 36। एक और बीच वाला और ले लें, रिपीट कर लें 13वां वाला, और यहां क्या ले रहा है वो स्टार्टिंग से 13 का 32 और लास्ट के 13 का 39, 13 यहां से कॉमन लोगे और 32 और 39 ये कितना हो जाएगा 71,
और ये कितना हो जाएगा 25 गुणा 36, 25 छक्के 150 का 0 हो जाएगा, 25 दिए 75, 75 और 15 90 900 और ये x 13 एकम 13 की 3 और 13 7 91 और 1 92, 900 वहां जाके घटेगा तो x कितना आ जाएगा, 900 वहां जाके घटेगा, x कितना आ जाएगा 23, x बराबर 23 आ जाएगा, x बराबर 23 आ जाएगा। सॉल्यूशन का क्वेश्चन है इसलिए मन लगा के हम भी करते गए और ये आंसर आ गया। चलते हम आगे। अब अगला सवाल हमसे क्या बोल रहा है, 38वां क्वेश्चन, वह अनुपात क्या है जिसमें a -4 3 और b 2 -6 को मिलाने वाली रेखा y अक्ष को विभाजित करती है। y अक्ष को अगर विभाजित करेगी तो y अक्ष को विभाजित करेगी तो वहां पर y अक्ष के किसी भी पॉइंट से हम पूरी x अक्ष को देखोगे तो क्या दिखेगा, मूल बिंदु दिखेगा। देखो कहीं से भी खड़े होकर आप देख लो, कहीं से भी खड़े होकर देख लो, y अक्ष से कहीं से भी खड़े होकर देख लो, किसी भी पॉइंट से देखोगे x क्या दिखेगा, 0 दिखेगा। तो y अक्ष को जब काटेगी लाइन तो x बराबर क्या होगा, वहां पर 0 होगा। तो जो रिलेशन है x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ये रिलेशन बनता है। इसमें x क्या है, 0 है। जब ये लाइन x y अक्ष को विभाजित करेगी तब। अब देखते हैं ये लाइन y अक्ष से विभाजित होगी, y अक्ष से विभाजित होगी, अंदर से अंतर विभाजन इसमें होगा, ये फॉर्मूला लगेगा। x इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर 0 है तो m प्लस n भी क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू m निकालना है हमें x2 क्या है -6 इंटू n क्या है, n निकालना है सॉरी प्लस n, x2 क्या दे रहा है, x1 क्या दे रहा है हमें, n x1 ये दे रहा है -6 नहीं है सॉरी, ये m x2 की जगह क्या आ जाएगा 2 प्लस n x1 की जगह आ जाएगा -4, ये यहां जाएगा, किसी को भी उठा के ले लेते हैं, 2m इज इक्वल टू 4n, n नीचे आ जाएगा तो m अपॉन n इज इक्वल टू 4/2 मतलब 2/2 दो अनुपात 1 में ये से y अक्ष इस रेखा को विभाजित करेंगी, 2:1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, 39वां क्वेश्चन है, बलिदान के लिए वेदियों का निर्माण कार्य पूर्व पश्चिम को स्थिर करते हुए कर्तव्यों को पूरा करने के लिए ज्यामितीय तथ्यों को लागू करने का कार्य डैश को सौंपा गया था। ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है और सही में हमें भी बिल्कुल नहीं याद ये किसने कहा था, किसको सौंपा गया था। तो ये सुलभाकर को सौंपा गया था। इसकी थ्योरी भी, हिस्ट्री, कुछ क्वेश्चंस ये मान सकते हैं छोड़ने के लिए पूछे जाते हैं, जिसमें से एक ये क्वेश्चन हो गया। 4 सेंटीमीटर किनारों वाले 3 घन का अंतिम बिंदु क्षैतिज रूप से जुड़े हुए हैं, मतलब एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स और तीसरा बॉक्स, तीनों बॉक्स को जोड़ दिया और एक कितना है 4, 4 और 4, ये कितनी होगी लंबाई 12। तो ये बॉक्स कुछ ऐसा बन जाएगा हमारे लिए, ये कुछ ऐसा बॉक्स बन जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 4 4 4, लंबाई 12, फिर अंदर डेप्थ 4 और हाइट भी 4, क्योंकि क्यूब से स्टार्ट किया है। तो घनाभ का पार्श्वीय क्षेत्रफल, लैटरल सरफेस एरिया, मतलब दीवारों का क्षेत्रफल, हाइट वाले फैक्टर का क्षेत्रफल। अब अगर लिया जाएगा ये कितना लंबा 12, हाइट कितनी 4, तो जो सामने दीवार दिख रही है उसका क्षेत्रफल कैसे बनेगा, ऊंचाई और चौड़ाई लंबाई से। तो ये हो जाएगा 2 हाइट के साथ में एक बार लंबाई एक बार चौड़ाई, और ये फॉर्मूला डिराइव करके आपको सिखाया। आप जाके YouTube पर वीडियो देख सकते हैं, ऐप से देख सकते हैं, कहीं पर भी जाकर आप देखेंगे बहुत अच्छे से, अकेला जो फॉर्मूला है उसी की वीडियो बना के रखी हुई है। तो 2h, हाइट कितना होगा 4, लेंथ कितना 12 और डेप्थ कितना 4, 12 और 4 16, ये हो जाएगा 8, 16 8 128, ये टेबल आ चुकी है ऊपर, 128 128 कहाँ है,
ऑप्शन नंबर 3 128, ये हमारा आंसर बन जाएगा 128। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा घन बहुपद का एक उदाहरण है जिसकी मैक्सिमम पावर 3 होगी, वही उदाहरण होगा। पहले वाले की 5 है, दूसरे वाले की 2 है, तीसरे वाले की 3 है, यही अपना आंसर बन जाएगा। बढ़ जाते हैं आगे, कुछ भी नहीं है। एक विधि या रणनीति के चरणों या सेटों के करने एवं नहीं करने का वर्णन करता है तो वो होती है टेक्निक। पढ़ाने की जो विधि होती है वो बताती है कि क्या आपको फॉलो करना और क्या आपको फॉलो नहीं करना, वो सभी सेट होता है टेक्निक। तो इसका आंसर हाँ टेक्निक ही दे रहा है, ठीक है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन दोस्त ए बी सी से संबंधित स्थान 3 2 4 6 5 और 9 8 तीनों बिंदु एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं। हम तीनों की लंबाई निकालते हैं। लंबाई निकालने का फॉर्मूला, अब सभी लोग जो लोग देख रहे हैं वो सब बीएससी होल्डर हैं, उनको पता होगा लंबाई का फॉर्मूला क्या है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, जो दूरी है वो निकालने का y1 माइनस y2 का स्क्वायर। बस सीधे धड़ाधड़ लिख के सॉल्व करना है। ए बी निकालेंगे हम, ए बी निकालेंगे, इनका अंतर 3 में से 6 को घटाओगे 3 आएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। 2 में से 5 घटाया 3 आएगा, 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18, ये आ जाएगा 3√2। फिर BC निकालोगे, BC भी कितना आ जाएगा, वही कहानी 9 और 9 अंतर वही 3 बन रहा है, ये आ जाएगा 3√2। अब AC निकालोगे तो AC निकाल कर आ जाएगा, इनको निकालोगे 36 और 36, ये आ जाएगा 6√2। अब ये आप समझना, आपने ऐसा कोई ट्रायंगल नहीं पढ़ा होगा जिसमें एक भुजा का योग अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर आ रहा हो, क्योंकि प्रॉपर्टी ही क्या होती है, एक भुजा का योग दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होगा, बराबर नहीं हो सकता। दो भुजाओं का योग अगर तीसरी के बराबर हो गया तो ये कुछ ऐसी कंडीशन बन जाएगी, ये लंबाई और ये लंबाई बराबर है और ये पूरी लंबाई आ जाएगी, इस तरह की कंडीशन बन जाएगी। दो भुजाओं का योग जब तीसरी के बराबर हो जाएगा, जैसा यहाँ पर हो रहा है, तो ये कैसी कंडीशन है, ये संरेख की कंडीशन है। तो ट्राइंगल की जो जनरल प्रॉपर्टी है वही फॉलो नहीं हो रही है। तो ये तीनों पॉइंट क्या है, एक ही लाइन में है, समबाहु नहीं बनाते, अधिक कोण नहीं बनाते, समकोण नहीं बनाते, क्या है, ये रेखाखंड है, ये हमारा आंसर बन जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। अगला सवाल हमसे बोल रहा है, निम्न में से कौन एक रचनात्मक व्यवहार के संबंध से संबंध नहीं रखता, वह एक क्रियात्मक क्रिया रचनात्मक व्यवहार से संबंध नहीं रखता, जहां पर नई चीजें करनी पड़ती हैं। नई चीजें करनी, जैसे इससे पहले हमने बोला, जब हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन डिस्कस करने में जब नया ज्ञान दिया जाता है तो उससे पहले जो नॉन कंस्ट्रक्टिव पार्ट है वो क्या होता है, कंपैरिजन करना। तो कंपैरिजन करना नॉन कंस्ट्रक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव है नई चीजें सीखना। तो कंस्ट्रक्टिव पार्ट यहां पर नहीं है, क्रिएटिव पार्ट यहां पर देखो, पुनः निर्माण रिकंस्ट्रक्शन अगर हम कर रहे हैं तो वो तो कंस्ट्रक्शन में आएगा ही आएगा ना। कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर है बच्चे का, रूपांकन करना, डिजाइन बनाना, नए नए डिजाइन्स बनाना, वो भी है, और परिवर्तन करना, अल्टर करना, उसमें चेंजेस करना कि मैंने इसको चेंज करके ऐसा कर दिया, तो वो भी क्या है, उसकी क्रिएटिविटी है। तुलना करना, कंपेयर करना, कोई क्रिएटिविटी नहीं है। जैसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑफिस में बैठ के लगातार क्या करते हैं, बस प्रोग्राम चेक करते रहते हैं, ये ठीक है नहीं है, ठीक वाले प्रोग्राम से कंपैरिजन करते रहते हैं, उसमें कोई भी क्रिएटिविटी नहीं होती है। तो कंपैरिजन क्रिएटिविटी में शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45वां, एक वृत्त की त्रिज्या क्या है जिसकी परिधि 36 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। अब देखो यहां पर जो हमें क्वेश्चन दे रहा है, यहां पर जो हमें क्वेश्चन दे रहा है वो सीधे सीधे ना देकर वो क्या दे रहा है, वृत्त को ही अलग तरीके से वो बता रहा है। वृत्त को अलग तरीके से किस तरह से बता रहा है वो देखो, वृत्त को वो पहले वाले का क्या बोल रहा है, परिधि दे रहा है 36 सेंटीमीटर, पहले वाले की परिधि 36 सेंटीमीटर, दूसरे वाले का व्यास 20 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमें चेंज करना पड़ेगा, 36 सेंटीमीटर से परिधि इसकी 36 दे रहा है, परिधि का मतलब क्या है 2πr, ये 36 दे रहा है। एक वृत्त की त्रिज्या डैश डैश है जिसकी परिधि 36 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों के, इसकी परिधि 36 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर इसका व्यास, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 10।
ये 36 है, 2 से काटोगे ये कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो r कितना आ जाएगा, 18/पाई। अब क्या जानना चाहता है, दोनों की परिधि के योग के, अच्छा ये 36 नहीं है, ये परिधि नहीं दे रहा है, ये त्रिज्या ही दे रहा है, ये दे रहा है 20। इनकी परिधियों के योग के बराबर, इसकी परिधि क्या होगी 2πr1 और इसकी परिधि क्या होगी 2πr2। जोड़ोगे आप 2πr1 और r2 कितना हो जाएगा, 20 और 10 30, ये हो जाएगा 60π, परिधि के योग के बराबर है। और इसकी परिधि क्या है 2π कैपिटल R। ये 2π से 2π कट जाएगा तो R बराबर क्या आ जाएगा 30। 30 आएगा, कितना है 36 है तो ये 18 हो जाएगा, सॉरी ये 18 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, तो 18 और 10 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। यहाँ लिखने में एरर की, जल्दबाजी की वजह से, ध्यान रखेंगे इसको। ये 18 वो 10 सीधे सीधे क्या करना है, जोड़ना है, ज्यादा इसमें कुछ भी है नहीं, सीधा साधा सिंपल सा क्वेश्चन है। चलते हम आगे, 28 आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, हाँ, गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या लिया जाता है। सबसे पहला ऑप्शन दे रहा है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए गणित पढ़ाया जाता है। जो बच्चे नहीं करते वो भी मैथ्स पढ़ते हैं। बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना, बिल्कुल ठीक है। प्रश्नों को सुलझाना, नहीं, सभी की जिंदगी में प्रश्न नहीं होते। संगणनात्मक कौशल में सुधार करना, जो कैलकुलेशन है उसमें सुधार करने के लिए मैथ्स नहीं पढ़ाया जाता। जो विचार प्रक्रिया है, उसका सोचना जो है, उसका गणितीयकरण किया जाता। और ऐसा मेंशन 7th क्लास की बुक आप खोलोगे तो उसमें जो उद्देश्य हैं स्टार्टिंग में ही लिखे हैं, तीसरे चौथे पेज पर आप इसको पलट कर देखोगे तो सीधा यही लिखा है, बच्चे के विचार की प्रक्रिया का गणितीयकरण करने के लिए अपन क्या करते हैं, मैथ्स को एजुकेशन में शामिल करते हैं। अब चलेंगे आगे, 47 क्या बोल रहा है, माइक्रो शिक्षण कक्षा के आकार और कक्षा के समय में शिक्षण संघर्ष की न्यूनता है, इसे डैश डैश के द्वारा दिया गया था। ये सीधा स्टेटमेंट है, ये भी हमें बिल्कुल नहीं याद, तो सीधा इसका आंसर ही देखें, DW एलन ने ऐसा बोला था। और स्टेटमेंट्स में हमें ज्यादा नहीं, ये फ्लिप फ्लॉप जैसा है, आता है तो आता है और नहीं आता है तो नहीं आता है। अब चले हम आगे कंसेप्ट पर। निम्नलिखित में से किसे गणित पाठ्यक्रम व्यवस्था में सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण माना जाता है, मनोवैज्ञानिक, सामयिक, एकात्मक और सर्पिल। अब यहां समझें, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को पाठ्यक्रम व्यवस्था में सबसे उपयुक्त नहीं माना जाता, साइकोलॉजी के पास में तो नहीं ले जाया जाता, सामयिक टॉपिकल ले जाया जाता, समय के साथ में नहीं ले जाया जाता, या एकात्मक यूनिटरी बना के एक साथ बना के उसको कंप्लीट कर दिया जाए, वैसा भी नहीं रखा जाता। स्पाइरल का मतलब होता है धीरे धीरे, जैसे स्प्रिंग, धीरे धीरे स्प्रिंग में आप कोई भी रिंग डालो तो वो घूम घूम के एकदम से ऊपर नहीं चढ़ती, घूम घूम के उसको ऊपर चढ़ाएंगे हम। और यहाँ स्पाइरल का मतलब होगा कि जो हम सिखाना चाहते हैं उसमें से कुछ चीजें छोटी क्लास में, फिर उसका अगला स्टेप, फिर अगला स्टेप, फिर अगला स्टेप, एक साथ हम सब कुछ नहीं सिखा देते। जैसे ट्रिग्नोमेट्री एक ही क्लास में इंट्रोड्यूस होके वहीं पर खत्म नहीं होती है, नंबर्स एक ही क्लास में स्टार्ट होके खत्म नहीं होते हैं, ये प्रोसेस चलती रहती है, लंबा हिस्सा है, प्रोसेस का हिस्सा है ये। और वही स्पाइरल का मीनिंग होता है। तो जो पाठ्यक्रम व्यवस्था में सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण है वो यही देखा जाता है, जो कठिनाई का स्तर है उसी के अकॉर्डिंग कंटेंट डाला जाता है, अगली स्टेज में फिर सब उसी टॉपिक का कंटेंट डाल दिया जाता है, वो स्पाइरल कहलाता है। तो इसमें आंसर बनेगा सर्पिल या स्पाइरल। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है, महत्व देना, लागू करना, ग्रहण करना, प्रतिक्रिया देना, लागू करना। अब ये भी संज्ञानात्मक फिर पूरा समझाना पड़ेगा, उसके बाद हम इसे समझाएंगे, तो बेहतर है कि अभी इसका आंसर हम यहीं से करके रखें, या इसको वहां से चाइल्ड डेवलपमेंट से भी करेंगे तब भी अपना हो जाएगा।
गणित पढ़ाने में निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा उद्देश्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनने में मदद करता है? और गणित पढ़ाने का सबसे अहम और बड़ा जो उद्देश्य होता है वो होता है गणितीकरण करना या उसमें तार्किकता पैदा करना, जिससे वो आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बन सके। अनुशासनात्मक ऐसा सिर्फ हो सकता है जो अनुशासनात्मक उद्देश्य हैं। 3 उद्देश्य लिए जाते हैं गणित के। पहला लिया जाता है सामाजिक उद्देश्य, दूसरा लिया जाता है अनुशासनात्मक उद्देश्य, तीसरा लिया जाता है सांस्कृतिक उद्देश्य। तो इसे शामिल किया जाएगा अनुशासनात्मक उद्देश्य में कि वो अनुशासन सिखाता है, नियम वगैरह का पालन करना सिखाता है, जिससे वो आत्मनिर्भर बनता है और स्वतंत्र बनता है जिम्मेदारी से। मद विश्लेषण डैश तैयार करने के लिए आइटम एनालिसिस, किसी भी आइटम का एनालिसिस करने के लिए क्या तैयार किया जाता है? क्वेश्चन बैंक तैयार किया जाता है, तब उसका एनालिसिस किया जा सकता है। गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन रणनीति इसको माना जाता है कि आप ये क्वेश्चंस रख लो, इसके आधार पर हम इसको जान सकते हैं। इवैल्यूएशन तो हो ही नहीं सकता, एग्जामिनेशन भी नहीं। ये क्वेश्चन हटा दिया गया, एक बेलन की त्रिज्या ऊंचाई, अब हटा दिया तो फिर क्या ही डिस्कस करना। ये भी हटा दिया क्वेश्चन, ये भी हटा दिया क्वेश्चन, 55 भी हटा दिया क्वेश्चन, 6 भी हटा दिया, 7 भी हटा दिया। हाँ 58, 486 को अभाज्य गुणांकों के घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। अभाज्य गुणनखंड के घात के रूप में व्यक्त करना है तो सिंपल इसमें क्या करना है, क्या कुछ भी नहीं करना है। इसमें 486 लिखा और डंडी खींची, भाग लगाना शुरू किया। 2 से लगाओगे 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर ये आ जाएगा 3। इसमें भाग किससे जाएगा? 7 से जाएगा। 7 तिये 21 और फिर कितने से जाएगा? बचेगा 3। 7 से नहीं जा रहा है, 7 से नहीं जाएगा, फिर किससे जाएगा? 3 से जाएगा। हाँ 3 से जाएगा, 7 से नहीं जा रहा है, 3 से जाएगा। 243, 3 से जाएगा, 3 से जाएगा। 8 तिये 24, ये 81, फिर 3 से जाएगा 27, फिर 3 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा 1। 3 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 बार, 2 1 बार और 3 5 बार। ये हो जाएगा। ये अभाज्य गुणनखंड की घात के रूप में हमने इसे व्यक्त कर दिया। इसमें एक क्वेश्चन और सुन लेना आप लोग। अगर इसमें पूछता अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो ये जाता 2 3 3 3 3 और 3। कितना आ रहा है? या पावर जोड़कर बता दो, या 1 2 3 4 5 6। ये हो जाएगा इसका आंसर 6, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इसी तरह से बताना होता है, क्योंकि 6th क्लास में दिया है तो पॉसिबिलिटी है आपको अगले पेपर में देखने को ये मिले। क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है, जीवन ने अपने कमरे में एक दीवार को स्वयं द्वारा ली गई तस्वीरों से भर दिया। एक तस्वीर का साइज 21 बाय 18 सेंटीमीटर। यदि वह 6 तस्वीरों का उपयोग करता है, दीवार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एक तस्वीर 21 बाय 18 की ऐसी 6 तस्वीर लगा दी, गुना कर देते हैं। 21 का 6 गुना 126 गुना 18, 18 छक्के 128 का 8, 18 दूनी 36, 36 और 12 48 का 8, बचेगा 4, 18 एकम 18 और 4 22, 22 88, 22 88 नहीं 22 68, 126, 18 दूनी 36 की 6, 48 का 8 आएगा, फिर से गुणा करना पड़ेगा इसको। यह आ जाएगा 21 छक्के 126, 18 छक्के 128 की 8, 128 की 8 हो जाएगी। और कुछ तो नहीं दे रहा है, 21 18 ठीक है, 6 दीवारों पर 6 तस्वीरों का उपयोग करता है, ठीक है 6 आ जाएगा ये। 21 छक्के 126, 18 छक्के 128 की 8 आ जाएगी, 18 दूनी 36, 48 ठीक तो है 88, 22 68, कैलकुलेशन एरर है कहीं पर। 88 वाला तो कोई ऑप्शन भी नहीं दे रहा है, 22 68 दे रहा है। गुणा करके देख लेते हैं, वापस दूसरा गुणा करके देख लेते हैं। 18 का इसमें करेंगे, 18 एकम 18 हो जाएगा, 18 दूनी 36 का 37 हो जाएगा ये, और 6 से गुणा करना है। 6 8 छंग 48 की 8 और फिर 7 8 7 छंग 42 और 4
46 की 6, 6 तिये 18, 18 और 4 22, 22 68 आ रहा है। यहाँ कुछ एरर हो रहा था, वो क्लिक भी नहीं कर रहा है, उसको छोड़ देना, इससे इंटू करेंगे तो 22 68 ये हमारा आंसर बन जाएगा, 22 68 आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, कैलकुलेटिव एरर हो रही है, छोड़ें उसे। लास्ट क्वेश्चन फिर अलजेब्रा से लिया है, तो अलजेब्रा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि अलजेब्रा से नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो ले रहा है। x की घात 4 px² प्लस q का घटक ये दे रहा है, तो p और q का मान ज्ञात करना है। तो p और q का मान तो हम बाद में ज्ञात करेंगे, पहले हमें इसी को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि घटक हमें सीधे सीधे नहीं दे रहा है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, सीधे सीधे श्रीधराचार्य लगा दो, आप उसमें जाओगे, गुणनखंड में जाओगे। हालांकि यहाँ गुणनखंड सीधे सीधे दिख रहे हैं, -2 और -1 सीधे सीधे दिख रहा है, लेकिन हम नहीं जाए तो बेहतर होगा, दिख रहे हैं। तो x इज इक्वल टू -b की जगह क्या आ जाएगा, प्लस का 3, क्योंकि माइनस ये पहले से है, -b प्लस माइनस √b² मतलब 9, -4ac, -4 इंटू a की जगह क्या आ जाएगा 1 और c की जगह आ जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा 2a। ये तो देखो एक बचेगा, अंडर रूट के अंदर लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा 3 + -1/2। एक बार प्लस लोगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 में 2 से भाग लगाओगे 2 आ जाएगा, माइनस लोगे तो 2 बचेगा, 2 में 2 से भाग लगाओगे 1 आ जाएगा। x की वैल्यू आ रही है 1 और 2, x की वैल्यू आ रही है +1 और 2। इसमें जब हम x की वैल्यू 1 और 2 डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा वो देखते हैं। जब 1 डालोगे तो 1 - p + q इज इक्वल टू 0, या p + q इज इक्वल टू p - q, p - q इज इक्वल टू 1, मतलब दोनों का अंतर 1 है। अब जब इसमें 2 डालेंगे तो x की घात 4, मतलब ये हो जाएगा 16, अंतर 1 है, अंतर 1 देखो किसी और ऑप्शन में, पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में, सभी में दे रहा है, उससे काम अपना नहीं बन रहा है जैसा पहले बन रहा था, आगे करना ही पड़ेगा। 16 हो जाएगा, फिर डालेंगे 2 डालेंगे, ये 4p हो जाएगा, फिर q इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये कहानी क्या बन जाएगी, जोड़ देंगे या फिर वैल्यू डाल दो, वैल्यू भी डाल के देखेंगे तब भी अपना काम बन जाएगा। वैल्यू डाल के देखते हैं, p और q की वैल्यू डाल के देखते हैं, 4 और 3 डालेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा, यहीं पर काम खत्म हो जाएगा, ये वैल्यू तो नहीं डलेगी। 15 डालेंगे, 5 चौक 20 हो जाएगा, और ये 4 20 हो जाएगा, इससे अपना काम बन जाएगा। p इज इक्वल टू 5, q इज इक्वल टू 4, या इन दोनों को सॉल्व करके भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें कंसेप्ट जैसा कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन है, तो हम इस पर बहुत सारा जोर नहीं दे रहे हैं। अब ये तो था सॉल्यूशन, जो काफी थकावट भरा लग रहा है क्योंकि लंबा लेक्चर काफी ज्यादा हो गया। अब हम कोशिश करेंगे इसको ब्रेक करके या पार्ट्स में हम इसको दे पाए। तो अगले सॉल्यूशंस के लिए आप लोग जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अगर कंसेप्ट्स और चीज़ें देखनी है तो यूट्यूब पर आप जुड़े रहें, आपको कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, कंप्लीट कंटेंट। अगर एक साथ चाहिए, पेडागोजी वगैरह सभी चाहिए, तो आप ऐप पर जाके विजिट करेंगे, वहाँ पर आपको कंटेंट मिल जाएगा, कंप्लीट कंटेंट मिल जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहें।